brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है 24 सितंबर को बिहार के पटना में। इस बैठक को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो इस बैठक के बाद अति पिछड़ा संकल्प पत्र जारी किया गया, क्या ये जो कदम उठाया गया है वो बिहार के चुनाव को पलट सकता है? क्या ये एक तरीके से नीतीश के वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास है? कई और भी चर्चाएं हैं, बात करेंगे इन पर विस्तार से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जुड़ रहे हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया मैम। विजय, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का पटना में होना अपने आप में एक संदेश देता है चुनाव से पहले, लेकिन बात करेंगे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि अति पिछड़ा संकल्प पत्र जो जारी किया गया है, उसको लेकर 10 पॉइंट्स हैं उस पूरे पत्र में। आपने भी देखा होगा जिसमें रिजर्वेशन की भी बात कही गई है, जिसमें कई और वायदे हैं, और ये बिहार में अगर जीतता है इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, तो फिर ये बिहार में जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। कैसे आप देख रहे हैं इस मूव को, पहले तो ये बताइए। देखिए, ये अपने आप में जो 10 पॉइंट हैं बड़े क्रांतिकारी किस्म के हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति तो बहुत की, चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन इस तरह के 10 पॉइंट्स नहीं दिए हैं। इसमें देखिए 2-3 पॉइंट की अगर हम चर्चा करें कि जैसे SC ST के लिए एट्रोसिटी एक्ट होता है, ऐसा पहली बार अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनेगा। पंचायतों और स्थानीय निकाय के चुनाव में 30% आरक्षण दिया जाएगा। शहरों में अति पिछड़ा को 3 डेसिमल और गांव में अति पिछड़ा को 5 डेसिमल जमीन दी जाएगी। और एक महत्वपूर्ण आरक्षण का कैप 50% का हटाया जाएगा अति पिछड़ा को लेकर। और एक और महत्वपूर्ण इसके अंदर जो बात वो कही गई है कि मोटे तौर पर बड़ा क्रांतिकारी किस्म का है, क्योंकि और इसको कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा बिहार के चुनाव से लागू किया जाए और इसको फिर वो देश भर में अपना एक तरह से जैसे एक घोषणा पत्र या न्याय पत्र या उसके रूप में सामने रखा जाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि तेजस्वी यादव हो, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य हो, चाहे मुकेश सहनी हो, सभी ने इसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। 25 करोड़ का जो ठेका होगा सरकारी, उसमें 50% आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि ये वर्ग कांग्रेस के साथ नहीं रहा। तेजस्वी यादव चूंकि मुस्लिम यादव की और OBC में यादव नाम का प्रभुत्वशाली वर्ग की राजनीति करते रहे, तो अति पिछड़ा उनके साथ जाने से डरता रहा या यादव उन पर अत्याचार करते रहे। तो ये वर्ग नीतीश कुमार और उस बहाने बीजेपी के पास चला गया था। अब चूंकि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, ये पचपनिया भी कहलाता है, ये बिहार में कुछ लोग इसे पचपनिया भी कहते हैं, और अति पिछड़ों को भी लग रहा है कि कोई नया नेता चाहिए हमें या कोई नया गठबंधन चाहिए। तो ऐसे में वो महागठबंधन अपने सामने खुद को प्रस्तुत कर रहा है कि आप हमें आजमा कर देख लीजिए, हम आए तो आपके पक्ष में ये काम करेंगे। जो बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से बड़े क्रांतिकारी 10 पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें, लगातार हम जब देख रहे थे राहुल गांधी जब कास्ट सेंसस की भी बात करते थे तो वो 50% रिजर्वेशन कैप को हटाने की बात करते थे, इसमें भी वो बात कही गई है। और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं कि अति पिछड़ा न्याय संकल्प हम लेकर आएंगे और ये पत्र जारी कर दिया है उन्होंने और इसको लागू कराने की बात कर रहे हैं, क्या वाकई ये बिहार इलेक्शन में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि EBC की आबादी बिहार में सबसे ज्यादा है, 36%। 14-15% सवर्ण जाति का वोटर है, 14-15% यादव समुदाय का वोट है, और इसके अलावा 18% मुसलमान, 17-18, 19.55% दलित वोट है, 6.5%, 5.5% पासवान का वोट है। लेकिन ये 36% वोट है EBC का। इस 36 में से करीब 11% मुस्लिम वोट है, यानी करीब करीब 25 अति पिछड़ा वोटर जो है
वो हिंदू वोटर है, और अपने आप में ये बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। हर विधानसभा क्षेत्र में ये 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 मिल जाते हैं। तो ऐसे में इनका कोई संगठन नहीं है, इनका कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। ये छितरा हुआ वोट बैंक है, जो कांग्रेस और महागठबंधन के लिए सिर्फ घोषणा पत्र बना देना या घोषणाएं कर देने से या संकल्प पत्र जारी कर देने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सड़क पर उतरना पड़ेगा, इस वर्ग को कन्विंस करना पड़ेगा, और इसमें सेंध लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये नीतीश और नीतीश के साथ साथ बीजेपी को आमतौर पर वोट देता रहा है। लेकिन ये बड़ा गेम चेंजिंग आइडिया है। अगर मुकाबला टक्कर का हुआ, पिछली बार जैसे 0.1% का वोट बैंक का फर्क था दोनों पार्टी गठबंधनों के बीच में, 12,000 वोट का ही फर्क था। ऐसे में अब प्रशांत किशोर नाम का एक तीसरा कोण भी जुड़ गया है। तो ऐसे में एक एक वोट की मारामारी जिस राज्य में हो रही हो, वहां पर ये 36% का वोट बैंक लेकिन बहुत बहुत अहमियत रखता है। जी, बिहार एक ऐसा स्टेट जहां पर कास्ट, सब कास्ट, रिलीजन ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर के तौर पर नज़र आते हैं। जब हम टिकट बंटवारे की बात करते हैं, उस दौरान तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर उस इलाके में क्या कुछ तरीके की जनसंख्या है, किस धर्म से, किस जाति से आती है, वो सब ज़्यादा देखा जाता है। आपको वाकई लगता है कि बिहार में कास्ट वर्सेस क्लास होने वाला है? नहीं, जो क्लास है वो कास्ट में ही बदलता जा रहा है सब कुछ। जाति हावी होती जा रही है, और वो किसी का पार्टी का आधार, जनाधार इस हिसाब से तय नहीं होता कि वाकई में कितना जनाधार है। वाकई में इस आधार पर तय होता है कि जाति +1, जाति +2, जाति +3, जाति +4, जाति +5। तो इस हिसाब से जब प्लस 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 की राजनीति हो रही हो, तो उसके अंदर तेजस्वी जानते हैं कि वो वक्त गया जब वो 30% पर सरकार बना लेते थे। मुस्लिम यादव मिलकर वहां 30-32% है, लेकिन अब 30-32% पर सरकार नहीं बन सकती। दो महागठबंधनों के बीच में मुकाबला है। अगर हम प्रशांत किशोर की भूमिका को नजरअंदाज कर भी दें, और 40%, 42% वोट आपको के ऊपर आपको वोट चाहिए चुनाव जीतने के लिए, तो ऐसे में ये 55 जातियां हैं, ये अति पिछड़ा जातियां हैं, जिसमें 55 जातियां आती हैं मोटे तौर पर, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी जातियां भी हैं। तो उनका वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल, और कोशिश यही है महागठबंधन की भी कि हर एक वोटर को शायद वो केटर करने की इस इलेक्शन में कोशिश में जुटे हुए नज़र आ रहे हैं, और उसी हिसाब से रणनीति तैयार हो रही है। हमने पहले देखा कि महिलाओं की अलग बात होती है, छात्रों की अलग बात होती है, दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की बात होती है, लेकिन अब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात हो रही है, जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन क्या वाकई वहाँ पर सेंधमारी करने में कामयाब होगा महागठबंधन? ये वो सवाल है, इसका जवाब अभी चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। लेकिन अभी जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई बिहार में, उस मीटिंग के बाद जब ये अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया गया, मुकेश सहनी मंच पर नजर आए, राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए, वहाँ पर हमने देखा कि तेजस्वी यादव नजर आए। तो एक तरीके से ये मैसेजिंग भी हुई है थोड़ी, आप ये मानते हैं कि ये कन्वे करने की कोशिश की गई है कि देखिए, बेशक कांग्रेस अपनी यहाँ पर CWC की बैठक करने के लिए पटना आई हो, लेकिन महागठबंधन एकजुट है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की इस बैठक को लेकर हम NDA के जो नेता हैं उनके बयान सुन रहे थे, और चिराग ने कहा था कि कांग्रेस तो देखिए वर्चस्व की लड़ाई जो है वो लड़ रही है, और इसीलिए CWC की बैठक करने के लिए यहाँ पटना में पहुंची है। हाँ, ये बातें कही जा रही थी। अगर सिर्फ CWC की, एक्सटेंडेड CWC की बैठक तक चीजें सीमित रहती, CWC की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी एक साथ एक मंच पर आते हैं, प्रेस के लिए ये खुला होता है, उसमें अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी होता है, हर पार्टी का नेता इस पर अपना एक स्टेटमेंट देता है, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय करना है, ये बात कही जाती है, मंडल कमीशन की सिफारिशें पूरी तरह से लागू करने की बात कही जाती है। तो इससे CWC की बैठक पीछे हट जाती है, उससे लंबी लकीर खिंच गई इसकी अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र की। तो इससे एकता महागठबंधन की, मजबूती महागठबंधन की,
बॉडी लाइन महागठबंधन के नेताओं की कि एक स्वर में इसको वो बढ़ावा देते हुए नजर आए, इसको आगे बढ़ाते हुए नजर आए, तो ये एक पॉजिटिव संकेत महागठबंधन ने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है, या जो एनडीए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था उस नैरेटिव को बनने नहीं होने दिया है। एक दर्शकों को भी एक बार बता देते हैं कि ये जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र है, इसमें क्या कुछ 10 पॉइंट्स में बताया गया है। तो देखिए, ये कहा गया है कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सूटेबल जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन यानी कि अंडर और ओवर इंक्लूजन से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए आरक्षण सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए निर्धारित किया जाएगा। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेके आपूर्ति कार्यों में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। और आखिरी में कहा गया कि आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन सिर्फ विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा। तो ये वो 10 पॉइंट्स हैं जिन्हें विजय जी कह रहे थे कि ये काफ़ी क्रांतिकारी होंगे। विजय जी, जिस तरीके से चुनाव अब नज़दीक आ रहा है बिहार में, आपको लगता है कि अब ये ज़रूरी हो गया था कि अब एसआईआर, वोट चोरी, वोटर अधिकार यात्रा जो चलाई, अब उसके बियॉन्ड बाकी मुद्दों को एड्रेस करने की ज़रूरत है महागठबंधन के लिए? हाँ, वैसे भी कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा जोर एसआईआर और वोट चोरी पर कांग्रेस दे रही है, साथ ही साथ उनको महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन रोकना जैसा मुद्दा है, उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए या बराबर का जोर देना चाहिए। प्रशांत किशोर इन्हीं 3-4 मुद्दों को उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार की भी बात वो करने लगे हैं। उधर देखिए, एनडीए रेवड़ियां बांटने में लगा है। अभी तक 40-50 हजार करोड़ की रेवड़ियां बांट चुका है। कल भी जो दिल्ली में कैबिनेट की बैठक थी उसमें 8 करोड़ की जो नई परियोजनाएं स्वीकार की गई, जो कहीं ना कहीं बिहार को प्रभावित करती हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री से, लेकिन लंबा चौड़ा उनका है। एनडीए मोटे तौर पर महिला वोटरों पर ज्यादा केंद्रित है और वो उनका आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसे में महागठबंधन के पास इससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश थी, तो उनको लगा कि शायद ईबीसी के लिए अगर वो मांग पत्र लेकर आते हैं या 10 सूची घोषणा पत्र लेकर आते हैं तो शायद वो उसकी बराबरी कर पाएंगे। तो इसलिए वो ये एक कोशिश है नहले पर दहला मारने की। लेकिन जिस तरीके से जो घोषणाएं हो रही हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बिहार के दौरे हो रहे हैं, गृह मंत्री के दौरे हो रहे हैं और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, और जिस तरीके से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि महिलाओं के खातों में भी पैसे आने की बात जो है वो की जा रही है, आपको नहीं लगता कि चुनाव जो है वो बहुत क्लोज जा सकता है, पहली चीज़, और दूसरा अभी भी एक एज जो है वो एनडीए के पास है, और जिस तरीके से जो वो ऑफर कर रहे हैं उसकी बराबरी कर पाना महागठबंधन के लिए क्या आसान होगा या उनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होगा? देखिए, नीतीश कुमार का शासन हम सब ने देखा है, कभी भी इस तरह की रेवड़ियां बांटते नजर नहीं आए। पहली बार चुनाव से ठीक पहले 2-3 महीने पहले वो रेवड़ियां बांटते नजर आ रहे हैं। तो ये उनकी कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ा है, उनकी थोड़ी पकड़ मजबूत नहीं रही, पकड़ कमजोर हुई है और थोड़ा उनको चुनाव में झटका खाने का अंदेशा सता रहा है, इसलिए ये सारी हरकतें की गई हैं। और बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत तेज है,
वो जानती है कि आखिरी वक्त में अगर कोई पैसा पंप करता है तो उसका मकसद क्या होता है। आप पिछले 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, थोड़ा सा अगर तेजस्वी यादव वाला कार्यकाल छोड़ दिया जाए जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो बाकी डबल इंजन की सरकार रही है। अभी तक मोदी जी जितनी भी घोषणाएं करके गए हैं उन सबको जोड़ा जाए तो कहीं मैं पढ़ रहा था कि 12 लाख करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं कर चुके हैं। अब आप बताइए, अगर 11 साल में 12 लाख करोड़ बिहार की जनता के हिस्से आया होता तो क्या आज नीतीश कुमार को इस तरह 125 यूनिट बिजली फ्री, मानदेय बढ़ाना, महिलाओं को 10,000 रुपए देना, इसकी जरूरत थी? इसका मतलब है कि वो योजनाएं कागजी रही हैं और जमीन पर खरी नहीं उतरी हैं। लेकिन ये वो योजना है ना जी जो लगातार में काफी असरदार साबित हुई है। हाँ, जैसे महाराष्ट्र के अंदर लाड़की बहना योजना असरदार साबित हुई, और ये लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में काम किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा की मैया योजना ने काम किया, कर्नाटक की भी गृह लक्ष्मी, या नाम मैं भूल गया किस तरह की योजना थी, उसने काम किया। लेकिन हर स्टेट में जरूरी नहीं है कि कोई योजना कहीं सफल रही हो तो दूसरी जगह भी सफल रही हो। अशोक गहलोत ने भी राइट टू हेल्थ दिया था, बड़ी क्रांतिकारी योजना थी। गिग वर्कर्स के लिए योजना दी थी, लेकिन जनता ने नकार दिया। जनता ने नहीं उसको सर माथे पर लिया। लेकिन अब बिहार में देखते हैं, जहां तक मुझे लगता है कि अपने जितने संसाधन हैं, जितना वर्किंग संगठन है, जितना मजबूती है, उस हिसाब से देखा जाए तो एनडीए और महागठबंधन बराबरी पर लगते हैं। तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत दाएं बाएं चीजें हो सकती हैं, लेकिन महागठबंधन एनडीए के पास अभी भी चेहरा प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री के चेहरे को ही केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा जाएगा, और विधानसभा चुनाव अगर प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ता है कोई गठबंधन, तो दूसरा गठबंधन उसका कितना फायदा उठा सकता है अपना खुद का चेहरा घोषित करके, ये अपने आप में दिलचस्प हो सकती है। ये बात, दूसरा गठबंधन यानी कि महागठबंधन तो चेहरा घोषित नहीं कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी से सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है तेजस्वी को लेकर, तो वो तेजस्वी का नाम नहीं लेते हैं। तेजस्वी यादव हालांकि खुद को अपने आप को कई बार कई जगह पर घोषित कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं महागठबंधन में, तो वो अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो अभी भी ये कहते हैं कि देखिए बिहार की जनता तय करेगी पहले तो, और उसके बाद फिर अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो मिलकर बात करेंगे इस पर। हाँ, वो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी सीट शेयरिंग वाला मसला सुलझ जाए और उसके बाद फिर राहुल गांधी को एक हाइड्रोजन बम भी फोड़ना है, तो वो भी हाइड्रोजन बम अक्टूबर में फोड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव की घोषणा के आसपास, ऐसा कहा जा रहा है। फिर एनडीए ने चूंकि अपना कोई पत्ता नहीं खोला है, तो महागठबंधन भी कोई पत्ता नहीं खोलना चाहता। हालांकि तेजस्वी बेसब्र नजर आते हैं, और आमतौर पर लोगों का कहना है कि देर सबेर तेजस्वी मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम, ऐसा कोई फॉर्मूला निकल सकता है। क्या फॉर्मूला निकलेगा ये तो खैर अभी थोड़ा इंतजार है इसके जवाब में, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई। महागठबंधन की तरफ से सीएम कैंडिडेट कौन होगा इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इन सभी चीज़ों में अभी तो थोड़ा वक्त है, चुनाव नज़दीक हैं, और इस बीच जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टनर्स की ओर से जारी किया गया, इसको लेकर काफ़ी खलबली बिहार में दिखाई दे रही है। आप लोगों की क्या राय, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। विजय जी, इस खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।